हे एवरीवन, क्लास 9th स्टूडेंट्स, आपके लिए लेकर आ रहा हूं आपके साइंस का अगला चैप्टर एनर्जी फ्लो इन एन इकोसिस्टम का वन शॉट देखेंगे। बहुत ही इंटरेस्टिंग और सिंपल सा चैप्टर है, बहुत ही मजा आएगा। कुछ कुछ नई बातें भी आप पढ़ोगे, जैसे लास्ट में हम जो बायो जियो केमिकल साइकिल्स पढ़ेंगे, कार्बन साइकिल है, नाइट्रोजन साइकिल है, ऑक्सीजन साइकिल है। बड़ा आपको मजा आएगा ये सारी चीजें पढ़ने में, एंड स्कोरिंग चैप्टर है। तो शुरू करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। वीडियो अच्छा लगे लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। चैनल को टारगेट रखते हैं 1000 लाइक्स का। लेट अस बिगिन। अब देखिए क्या क्या है। हमारे धरती पर टू टाइप्स के कंपोनेंट्स होते हैं। अर्थ के ऊपर देयर आर टू टाइप्स ऑफ कंपोनेंट्स। एक कंपोनेंट ऐसा है जिसके अंदर लाइफ है। वन टाइप ऑफ कंपोनेंट हैज लाइफ इन देम, मतलब ये लिविंग कंपोनेंट्स हैं, जैसे प्लांट्स हैं, जैसे एनिमल्स हैं हमारे धरती के ऊपर। इनको हम क्या बोलते हैं? लिविंग, या तो बायोटिक कंपोनेंट्स, या तो इसको बायोटिक फैक्टर्स भी कहा जा सकता है। आर यू एबल टू सी? जिनके अंदर लाइफ है दे आर कॉल्ड लिविंग, या तो बायोटिक कंपोनेंट। और जिनके अंदर लाइफ नहीं है, फॉर एग्जाम्पल हवा है, पानी है, धरती है, सॉइल है, मिनरल्स वगैरह जो सॉइल के अंदर आ जाते हैं, लाइट है, इनके अंदर जान नहीं है, तो दे आर नॉन लिविंग, या तो इनको आप ए बायोटिक कंपोनेंट या तो ए बायोटिक फैक्टर्स भी बोल सकते हो। ठीक है, तो बेसिकली टू टाइप्स ऑफ कंपोनेंट, बायोटिक एंड ए बायोटिक, लिविंग एंड नॉन लिविंग, बराबर है। अब ये जो बायोटिक और एबायोटिक हैं, ये आपस में कंटिन्यूसली इंटरैक्ट करते हैं। जो बायोटिक और एबायोटिक हैं वो कंटिन्यूसली एक दूसरे के साथ क्या कर रहे हैं? इंटरैक्ट कर रहे हैं। देखिए कैसे। एग्जाम्पल, जैसे सीड है, बीज जो होता है, सीड होता है, वो तो बायोटिक है ना। सीड कैसा है? बायोटिक है। उसको हम सॉइल में डालते हैं, सॉइल कैसी है? एबायोटिक है। अच्छा, सीड को पानी भी चाहिए, सीड को हवा में से ऑक्सीजन भी चाहिए रेस्पिरेशन करने के लिए। तो हमारा जो सीड है वो एबायोटिक फैक्टर्स के साथ क्या कर रहा है? इंटरैक्ट कर रहा है। अब यहां पर एबायोटिक में कौन कौन आ गया? सॉइल आ गया, वाटर आ गया, एयर आ गया, ये सारी चीजें, इन सब के साथ अपना जो सीड है वो इंटरैक्ट करता है और बाद में वो ग्रो करता है, जर्मिनेट करता है। आर यू एबल टू अंडरस्टैंड? अच्छा, उसी प्रकार से हम भी हवा के साथ इंटरैक्ट करते हैं। हम क्या हैं? बायोटिक हैं। वी ब्रीथ इन ऑक्सीजन, ऑक्सीजन लेते हैं, ऑक्सीजन ए बायोटिक है। कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड भी ए बायोटिक है। पानी पीते हैं, पानी भी ए बायोटिक है। तो हम जो बायोटिक हैं वो ए बायोटिक फैक्टर्स के साथ क्या कर रहे हैं? इंटरैक्ट कर रहे हैं कंटिन्यूसली। ऑल्सो हमारे शरीर में अलग अलग मिनरल्स की जरूरत होती है, तो मिनरल्स भी कहां से आ रहे हैं? सॉइल से आ रहे हैं, तो वो भी क्या है? एबायोटिक है। चलिए, सनफ्लावर का एग्जांपल ले लिया। सनफ्लावर बायोटिक है। इट मूव्स विद द डायरेक्शन ऑफ सन। जैसे जैसे सनलाइट की डायरेक्शन चेंज होती है, सनफ्लावर भी अपना मुंह इस तरीके से मोड़ लेता है, सनलाइट के डायरेक्शन में मूव कर जाता है। तो सनफ्लावर जो है वो सनलाइट के साथ इंटरैक्ट कर रहा है। सनलाइट क्या है? एबायोटिक है। बात आपको समझ में आ गई? लोटस जो है, इट ब्लूम्स व्हेन द सन्स रे फॉल ऑन इट। लोटस आपका फिर से बायोटिक है। जब उसके ऊपर सनलाइट गिरती है तो वो खिल जाता है, खुल जाता है। तो फिर से यहाँ पे बायोटिक है, बायोटिक का इंटरेक्शन चल रहा है। तो इस तरीके से कंटिन्यूअस इंटरेक्शंस चलते रहते हैं बायोटिक और एबायोटिक के बीच में। देखिए, द लिविंग, नॉन लिविंग एंड देयर इंटरेक्शन, इनको एक साथ हम इकोसिस्टम कहते हैं। ये आपने 8वीं कक्षा में भी पढ़ा होगा। ठीक है, लिविंग, नॉन लिविंग एंड देयर इंटरेक्शन। 1 मार्क के लिए डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है। 10th में भी ये पूछी जाती है कि इकोसिस्टम क्या होता है। इकोसिस्टम की डेफिनेशन क्या है? बायोटिक मतलब लिविंग, एबायोटिक मतलब नॉन लिविंग, एंड उनके आपस में होने वाले इस प्रकार के इंटरैक्शंस, इट इज टुगेदर कॉल्ड एज इकोसिस्टम। ठीक है, इनफैक्ट हमारा पूरा जो धरती है, पूरी अर्थ है, ये एक लार्ज इकोसिस्टम है। यस और नो? बिकॉज यहां पर अर्थ के ऊपर इतने सारे बायोटिक फैक्टर्स हैं, लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं जो कंटिन्यूसली एबायोटिक फैक्टर्स के साथ इंटरैक्ट कर रहे हैं पूरे अर्थ पे। तो पूरा अर्थ एक क्या है? एक बड़ा सा इकोसिस्टम बन जाता है कि ठीक है। तो इस चैप्टर में हम क्या पढ़ने वाले हैं कि एक इकोसिस्टम किस तरीके से फंक्शन करती है, किस तरीके से काम करती है, कैसे वो चलती है। यही हमें पूरे चैप्टर में पढ़ना है। बहुत ही सिंपल सा चैप्टर है। बाकी जो बच्चे हमारे साथ लाइव सेशन में पढ़ना चाहते हैं, लिमिटेड स्टूडेंट्स के साथ पढ़ना चाहते हैं, विक्ट्री 5.0 आप सभी के लिए है। सबसे इंपॉर्टेंटली लिमिटेड बच्चे, लिमिटेड स्टूडेंट्स हम लेते हैं। पर्सनल अटेंशन हर एक बच्चे को दिया जाएगा। गैलेक्सी मैम भी हमारे साथ है, मैथ्स पढ़ाएंगे, शुभम सर है, मैं हूं। ठीक है, इस तरीके से अपना विक्ट्री बैच चलता है। लिमिटेड स्टूडेंट्स होते हैं तो जूम सेशंस होंगे, गाइडेंस सेशन, डाउट क्लियरिंग सेशन अपन जूम पे कंडक्ट करते हैं। ठीक है,
मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर अपने बैच के अंदर है 1-on-1 कॉल। आपको एक स्पेशल फोन नंबर मिलेगा जिसको IVR नंबर कहते हैं। आप किसी भी टीचर को डायरेक्टली कॉल करके डाउट क्लियर कर सकते हो, कॉल करके पूछ सकते हो। कहीं पे भी डाउट आता है तो आप जो भी टीचर आपको पढ़ा रहे हैं, मैं पढ़ा रहा हूँ, शुभम सर पढ़ा रहे हैं, गैलेक्सी मैम पढ़ा रहे हैं, चंद्रशेखर सर है, योगेश सर है, उनको आप कॉल कर सकते हो। ठीक है, ये फीचर हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं। इसके अलावा जो भी बच्चे ज्वाइन करना चाहते हैं तो ये कूपन कोड है फर्स्ट 100, इससे आपको 1000 रुपीज का एडिशनल डिस्काउंट मिल जाता है। ठीक है बच्चों, नाउ कोई भी प्रकार की इंक्वायरी करनी है तो ये दोनों नंबर हैं हमारे एजुकेशनल काउंसलर के, डायरेक्टली कॉल करके आप पूछ सकते हैं। आपके इकोसिस्टम के अंदर लिविंग ऑर्गेनिजम्स कौन से प्रकार के होते हैं? तो सबसे पहले आ जाते हैं ग्रीन प्लांट। ये क्या करते हैं बेचारे? फोटोसिंथेसिस कर रहे हैं और खाना बना रहे हैं, तो इनको हम प्रोड्यूसर्स कहते हैं। यस और नो? दे प्रोड्यूस फूड। सनलाइट का इस्तेमाल करेंगे फोटोसिंथेसिस करने के लिए। बेसिकली 3 चीज चाहिए, सनलाइट चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड जो हवा से जा रही है, एटमॉस्फेयर से जा रही है, और पानी कहां से जा रहा है? देखो फिर से, पानी का एब्जॉर्प्शन कहां से हो रहा है? सॉइल से हो रहा है, रूट से हो रहा है। तो 3 चीज, CO2 चाहिए, पानी चाहिए, H2O एंड सनलाइट चाहिए। ऑफ कोर्स क्लोरोफिल भी चाहिए जो प्लांट्स के पास खुद के पास होता है। तो ये 3 बेसिक चीजें चाहिए एंड प्लांट क्या करेंगे? अपना अपना खाना बनाएंगे। मैं आपको जो फोटोसिंथेसिस की इक्वेशन है आगे लिखवाऊंगा, रेस्पिरेशन की जो इक्वेशन है वो भी आगे लिखवाऊंगा। आप लोग क्या करना, जो मैं चीजें बता रहा हूं, जो आपको यहाँ पे एनिमेशन में भी दिख रहा है, आप बीच बीच में चाहिए तो पॉज करके नोट्स बना देना खुद के, तो रिवीजन के लिए आपको बहुत ही ईजी हो जाएगा। अब तक भी जो हमने देखा, आपने अगर डेफिनेशन भी लिख लिया कि बायोटिक मतलब लिविंग होता है, एबायोटिक मतलब नॉन लिविंग होता है, उनके जो इंटरेक्शंस होते हैं कंटिन्यूसली, इट इज कॉल्ड एज इकोसिस्टम। हमने डेफिनेशन देख ली। अर्थ एक बड़ी इकोसिस्टम है। फिर लिविंग ऑर्गेनिज्म कौन से प्रकार के हैं? तो ग्रीन प्लांट जो खुद खाना बना रहे हैं, तो दे प्रोड्यूस फूड, दे आर कॉल्ड एज प्रोड्यूसर्स, है ना। ये लोग क्या करते हैं? फोटोसिंथेसिस करते हैं, फोटोसिंथेसिस। इनको ऑटोट्रॉफ्स भी कहा जाता है, ऑटोट्रॉफिक कहा जाता है। ठीक है, चलिए फिर आते हैं एनिमल्स। एनिमल्स खाने का काम करते हैं, तो एनिमल्स कंज्यूम फूड। ये लोग क्या कर रहे हैं? फूड को कंज्यूम कर रहे हैं, तो इनको हम कंज्यूमर्स कहते हैं। ठीक है, फिर आते हैं फंजाई। ठीक है, कुछ लोग इसको फंगाई बोलते हैं, लेकिन इसका करेक्ट प्रोनाउंसिएशन है फंजाई। एंड ये फंजाई क्या करते हैं? दे ऑब्टेन फूड फ्रॉम डेड एंड डिकेइंग मैटर। मतलब कोई मरी हुई सड़ी हुई चीज, उसके ऊपर ये लोग ग्रो करते हैं और उस मरी हुई सड़ी हुई चीज में से अपना न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब करते हैं। डेड एंड डिकेइंग मैटर, डीके मतलब क्या? जो सड़ रहा है, डिकेइंग मैटर मतलब जो सड़ रहा है। मरा हुआ सड़ा हुआ मैटर, फूड मैटर, ऑर्गेनिक मैटर, उसके ऊपर ये लोग ग्रो करेंगे और उसमें से अपना न्यूट्रिशन लेते हैं। इनको हम सैप्रोफाइट्स या तो सैप्रोट्रॉफ्स कहते हैं, सैप्रोट्रॉफ्स। ये सारी चीजें आप लिख लेना। ठीक है, अपने जो प्रोड्यूसर्स है ये क्या है? ऑटोट्रॉफ्स। कंज्यूमर क्या है? हेटेरोट्रॉफ्स। ठीक है, फिर फंजाई क्या हो गया? सैप्रोट्रोफ या सैप्रोफाइट। एंड बाद में लास्ट में आते हैं डीकंपोजर्स, जैसे बैक्टीरिया हैं, दिख रहे हैं। तो कोई भी ऑर्गेनिज्म मरने के बाद वो सड़ेगा, सड़ाने का काम कौन कर रहा है? बैक्टीरिया कर रहा है। ठीक है, तो इनको हम क्या बोलते हैं? डीकंपोजर्स। दे ऑब्टेन फूड बाय डीकंपोजिंग द डेड बॉडी ऑफ प्लांट एंड एनिमल। मरे हुए प्लांट और एनिमल को ये लोग सड़ाएंगे एंड उसमें से अपना न्यूट्रिशन लेंगे, तो ये हो गए आपके डीकंपोजर्स। तो ये 4 प्रकार के ऑर्गेनिज्म आपको याद रखने हैं। प्रोड्यूसर हो गए, कंज्यूमर हो गए, सैप्रोफाइट हो गए, फंजाई, एंड डिकंपोजर हो गए बैक्टीरिया। ठीक है, अब देखिए जो कंज्यूमर हैं, जो एनिमल्स हैं, वो भी कौन से प्रकार के हैं। सबसे पहले जैसे ग्रास हॉपर है, स्क्विरल है और एलिफेंट, ये लोग सब लोग प्लांट्स खाते हैं, डायरेक्टली प्लांट के ऊपर डिपेंडेंट है, तो इनको हम हर्बीवोर्स कहते हैं, जो प्लांट खाते हैं। ठीक है, दे ईट प्लांट्स, हर्बीवोर्स। तो इनको हम कहते हैं प्राइमरी कंज्यूमर, जो लाइन में सबसे पहले खड़े हैं। प्लांट के बाद ये लोग आए, प्रोड्यूसर को खाने वाले जो लोग हैं ये हो गए आपके प्राइमरी कंज्यूमर। फिर इनको शिकार करेंगे, जैसे एक फ्रॉग है, ये ग्रास हॉपर खा सकता है। जैसे एक आउल है, ये भी एक स्क्विरल को खा सकता है। एक फॉक्स है, ये भी एक छोटी सी स्क्विरल को पकड़ के खा सकता है, या किसी दूसरे छोटे एनिमल को, रैबिट वगैरह को खा सकता है। बराबर है, तो ये शिकार करके खाने वाले लोग हैं, तो ये हो गए कार्निवोर्स। बराबर है, एनिमल को खाते हैं एंड दे आर सेकेंडरी कंज्यूमर, जो सेकेंड आ रहे हैं, प्राइमरी कंज्यूमर को खाने वाले। ठीक है,
यहां पे लिख देता हूं, दे ईट प्राइमरी कंज्यूमर्स। ये लोग किसको खा रहे हैं? प्राइमरी कंज्यूमर्स को खा रहे हैं। फिर इनको भी खाने वाले लोग हैं, जैसे एक टाइगर हो गया, जैसे एक लायन हो गया। ये लोग फॉक्स को पकड़ सकते हैं या किसी दूसरे एनिमल को, डियर वगैरह को पकड़ सकते हैं। एक ईगल हो गया, ठीक है। तो ये हो गए एपेक्स या तो टॉप कंज्यूमर। अब ये बात आप ध्यान से सुनना मेरी, आपको बताता हूं। दे ईट कार्निवोर्स, ऐसा नहीं लिखूंगा, दे ईट। वैसे टाइगर और लायन ये लोग प्राइमरी कंज्यूमर को भी खा सकते हैं, ये लोग सेकेंडरी कंज्यूमर को भी खा सकते हैं। चलो यहां पे मैं ईट नहीं बोलूंगा आपको, लेकिन ये है एपेक्स और टॉप कंज्यूमर। एपेक्स क्यों बोला जाता है? बिकॉज इनको डायरेक्टली कोई नहीं खाने वाला है। ऐसा कौन सा एनिमल होगा जो टाइगर का शिकार करके टाइगर खाएगा? कोई नहीं खाएगा। तो ये लोग फूड चेन में लास्ट आते हैं। जो भी एनिमल्स फूड चेन में लास्ट पोजीशन पे आते हैं, इनको हम एपेक्स या तो टॉप कंज्यूमर कहते हैं, बिकॉज इनको कोई नहीं खाने वाला है डायरेक्टली, ठीक है। नोबडी ईट्स देम डायरेक्टली। लायन का शिकार करने गया कोई और लायन खा रहा है बैठ के, इनका शिकार नहीं होगा। तो ये हो गए टॉप कंज्यूमर या एपेक्स कंज्यूमर। और फिर एक अलग से कैटेगरी होती है ओमनीवोर्स। ये होते हैं मिक्स्ड कंज्यूमर, जो प्लांट भी खाते हैं और एनिमल्स को भी खाते हैं। जैसे इंसान है, देखो बच्ची गाजर खा रही है, गाजर, ककड़ी, टमाटर, और एक है जो चिकन लेग पीस खा रही है। तो ये हो गए ओमनीवोर्स, मिक्स्ड कंज्यूमर, जो प्लांट्स भी खाते हैं, ईट प्लांट्स एंड एनिमल्स। प्लांट भी खाते हैं और एनिमल्स को भी खाते हैं, ये हो गए ओमनीवोर्स। इंसान हो गए, और इवन बेर जो है वो शहद खाता है, फ्रूट्स वगैरह भी खाता है, मछली भी पकड़ के खाता है, दूसरे एनिमल्स को भी पकड़ के खाता है। तो बेर भी क्या हो गया? ये ओमनीवोर। लेकिन मुझे बताओ, टाइगर को कभी देखा है आपने एप्पल खाते हुए, चीकू खाते हुए? नहीं ना। टाइगर सिर्फ शिकार करके दूसरे एनिमल को खाएगा, तो प्रॉपर कार्निवोर है। लायन को देखा कभी घास खाते हुए? नहीं। लायन हमेशा शिकार करके दूसरे एनिमल को खाएगा, तो प्रॉपर कार्निवोर है। तो ये ओमनीवोर्स एक अलग कैटेगरी है जो प्लांट और एनिमल दोनों को खाते हैं, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई? चलो अब एक सिंपल सी फूड चेन आपको बताता हूं कि किस तरीके से ये सब लोग कनेक्टेड हैं। ये हो गए अपने प्लांट, ये हो गए प्रोड्यूसर। इसको खाने वाली आई एक बकरी, तो बकरी क्या हो जाएगी? प्राइमरी कंज्यूमर हो जाएगी, ठीक है। फिर बकरी को खाने वाला आ गया इंसान, डायरेक्ट मटन का खीमा बना के खा रहा है। तो अब इंसान को डायरेक्टली खाने के लिए यहां पे कोई नहीं आ रहा है, तो इंसान यहां पर सेकेंडरी कंज्यूमर भी है और टॉप कंज्यूमर भी है। बताऊंगा आपको कैसे। चलो फिर इंसान के मरने के बाद उसके ऊपर बैक्टीरिया, फंगस, ये लोग ग्रो करेंगे, बॉडी को डिकम्पोज करेंगे। तो ये कौन है? डिकम्पोजर्स आ गए। फंगस को भी अपन यहीं पे रख देंगे, ठीक है, कोई बात नहीं, ठीक है। चलिए, तो आपके प्लांट हो गए प्रोड्यूसर जो ऑटोट्रॉफ है। फिर प्राइमरी कंज्यूमर बकरी हो गई, हर्बीवोर, ठीक है, जो प्लांट को खाती है। फिर एपेक्स कंज्यूमर, यहां पे ह्यूमन। देखो एक बात समझना, प्राइमरी के बाद सेकेंडरी आता है, तो इसको मैं सेकेंडरी कंज्यूमर भी बोल सकता हूं। एंड वो फूड चेन में लास्ट आ रहा है, अब इसको कोई नहीं खाने वाला, ठीक है। जैसे ये इंसान है, अब यहां पर इसको कोई नहीं खा रहा है डायरेक्टली, तो ये एपेक्स कंज्यूमर है। लेकिन अगर इंसान का शिकार एक टाइगर कर ले, ध्यान से सुनना, फूड चेन बदल भी सकती है। इंसान जंगल में गया और उसका शिकार एक टाइगर ने कर लिया, तो अब हिसाब अलग हो जाएगा। अब ये रहेगा प्रोड्यूसर, ये रहेगा प्राइमरी कंज्यूमर, अब ये हो जाएगा सेकेंडरी कंज्यूमर, और ये हो जाएगा एपेक्स कंज्यूमर। तो एपेक्स मतलब जो हमेशा लास्ट आता है, जिसको डायरेक्टली कोई नहीं खा रहा। आर यू अंडरस्टैंडिंग? अगर हमारी फूड चेन इंसान पे खत्म हो गई, तो इंसान यहां पर एपेक्स कंज्यूमर बन जाता है। लेकिन अगर इंसान को कोई खा ले, तो इंसान सेकेंडरी कंज्यूमर बन जाएगा और उसके आगे वाला एपेक्स कंज्यूमर बन जाएगा, ठीक है। फिर ये आ गए डिकम्पोजर, आपके बैक्टीरिया एंड फंगस, जो सड़ाने का काम करते हैं, बॉडी को ब्रेक डाउन करने का काम करते हैं। चलो ये एक हो गई फूड चेन। उसी प्रकार से चलो, ये आपके प्रोड्यूसर, इसको खाने वाला ग्रास हॉपर को खाने वाला फ्रॉग को खाने वाला एक आउल आ गया या ईगल आ गया, और उसको खाने वाला एक, चलो उसको कोई नहीं खा रहा है। तो यहां पे कौन कौन है? ये आपका प्रोड्यूसर हो गया। फिर प्रोड्यूसर को खाने के लिए ग्रास हॉपर आपका प्राइमरी कंज्यूमर, फिर फ्रॉग यहां पे सेकेंडरी कंज्यूमर, फिर उसके बाद में
आउल आ गया। अब आउल को डायरेक्टली कोई नहीं खा रहा है, तो आउल आपका एपेक्स कंज्यूमर बन जाएगा, टॉप कंज्यूमर, फूड चेन का लास्ट। और उसके मरने के बाद, आउल के मरने के बाद वो डिकम्पोज होगा, डिकम्पोजर उसको ब्रेक डाउन करेंगे। आर यू अंडरस्टैंडिंग? चलो एक और ले लो एग्जांपल, ये अपने प्रोड्यूसर ग्रास हॉपर, फिर उसके आगे फ्रॉग आ गया, उसके आगे एक सांप आ गया, और सांप को खाने के लिए एक ईगल आ गया, और उसके मरने के बाद यहां पे आगे डिकम्पोजर्स आ गए। तो अब ये चेन बड़ी हो गई। देखो फूड चेन छोटी भी हो सकती है जिसमें 2 या 3 लिंक्स हैं, 3 लिंक्स हैं, या फिर फूड चेन ऐसी भी बड़ी हो सकती है जिसके अंदर 5 अलग अलग लिंक्स हैं। आर यू अंडरस्टैंडिंग? चलो तो प्रोड्यूसर आ गए, फिर उसको खाने वाला ग्रास हॉपर आ गया, प्राइमरी कंज्यूमर, फ्रॉग आपका सेकेंडरी कंज्यूमर, अब आपका सांप जो है वो थर्ड पोजीशन में आ रहा है, तो ये टर्शियरी कंज्यूमर बन जाएगा। क्या बन जाएगा? टर्शियरी कंज्यूमर, थर्ड पोजीशन। फिर उसको खाने के लिए जो लास्ट में आया वो आपका टॉप कंज्यूमर, एपेक्स कंज्यूमर है, एंड उसके मरने के बाद आ गए डिकम्पोजर्स। ठीक है, तो ये जो इंटरैक्शंस हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स के बीच में, दीज इंटरैक्शंस गो ऑन कंटिन्यूअसली बिटवीन प्रोड्यूसर, कंज्यूमर एंड सैप्रोफाइट। सैप्रोफाइट के साथ मैं यहां पे डिकम्पोजर भी ऐड कर दूंगा, सैप्रोफाइट एंड डिकम्पोजर्स, डिकम्पोजर्स। ठीक है, तो ये इंटरैक्शंस कंटिन्यूअसली प्रोड्यूसर, कंज्यूमर, सैप्रोफाइट, डिकम्पोजर, इनके बीच में चलते रहते हैं। ठीक है, देयर इज अ डेफिनेट सीक्वेंस टू दीज इंटरैक्शंस। ये जो इंटरैक्शन है वो एक सीक्वेंस में हो रहे हैं, प्रोड्यूसर, प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर, टर्शियरी कंज्यूमर, एपेक्स कंज्यूमर, डिकम्पोजर, तो एक प्रॉपर सीक्वेंस में हो रहा है। तो इस सीक्वेंस को हम कहते हैं फूड चेन। दिस डेफिनेट सीक्वेंस इज कॉल्ड एज अ फूड चेन। बात समझ में आ गई? अच्छा, अब हर एक फूड चेन जो है, ईच चेन, फूड चेन कंसिस्ट ऑफ 4, 5 और मोर लिंक्स। कभी कभी 3 भी हो सकता है। लिंक मतलब क्या? जैसे आपने एक चेन देखी है, चेन होती है इस तरीके से कनेक्टेड होती है ना चेन। कोई भी आपने चेन देखी है? चेन, गले में चेन पहनते हैं लोग, तो चेन में अलग अलग जो टुकड़े होते हैं उनको हम लिंक्स कहते हैं, लिंक्स। तो फूड चेन में भी 4 या 5 या उससे ज्यादा लिंक्स हो सकती हैं। अच्छा, दूसरी एक और इंपॉर्टेंट बात आपको बताऊंगा, ये जो अलग अलग लेवल्स हैं, प्रोड्यूसर, प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर, इनको हम कहते हैं ट्रोफिक लेवल। ठीक है, यहां पर ट्रोफ का मतलब होता है फूड, फूड या फिर खाना। तो ट्रोफिक लेवल मतलब ऑर्गेनिज्म कौन से लेवल पे अपना फूड खा रहा है। जैसे प्रोड्यूसर है तो ये हो गया फर्स्ट ट्रोफिक लेवल। ठीक है, फर्स्ट ट्रोफिक लेवल मतलब वो खाना खाने के लिए सबसे पहले आया हुआ है, सबसे पहली पोजीशन में खड़ा है, फर्स्ट ट्रोफिक लेवल। फिर जो प्राइमरी कंज्यूमर है, प्रोड्यूसर के बाद आ रहा है, वो हो जाएगा सेकेंड ट्रोफिक लेवल। बात समझना मेरी। ठीक है, तो सेकेंड ट्रोफिक लेवल मतलब फूड चेन में सेकेंड आ रहा है, वो सेकेंड पोजीशन पे आ रहा है, सेकेंड लेवल पर आ रहा है। फिर उसके आगे क्या हो जाएगा? थर्ड ट्रोफिक लेवल। बात समझ में आ रही है? थर्ड ट्रोफिक लेवल। ट्रोफिक मतलब जिस लेवल पर अपना ऑर्गेनिज्म फूड को कंज्यूम करता है उसको हम ट्रोफिक लेवल कहते हैं। तो पहला ट्रोफिक लेवल, सेकेंड ट्रोफिक लेवल, थर्ड ट्रोफिक लेवल, फिर ये हो जाएगा फोर्थ ट्रोफिक लेवल, फिर ये हो जाएगा फिफ्थ ट्रोफिक लेवल, एंड डिकम्पोजर आ जाते हैं सिक्स्थ ट्रोफिक लेवल पे। ये भी खाना खा रहे हैं ना, एक प्रकार से खाना ही खा रहे हैं वो भी, तो वो सिक्स्थ पोजीशन पे आ जाते हैं। आर यू अंडरस्टैंडिंग? तो अपनी फूड चेन में जो हर एक लिंक होती है, हर एक लिंक को ट्रोफिक लेवल कहा जाता है। एंड व्हाट इज द ट्रोफिक लेवल? द पोजीशन, यहां पे लिख देता हूं मैं, ट्रोफिक लेवल का मतलब होता है द पोजीशन एट विच ऑर्गेनिज्म ईट्स या फिर कंज्यूम्स फूड, कंज्यूम्स, या फिर द पोजीशन एट विच ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन्स नरिशमेंट। ऐसा लिख दूंगा इसको, नरिशमेंट। ये लिख देना आप लोग, मैं थोड़ा यहां साइड में लिख रहा हूं, आप लोग अलग से लिख देना। ट्रोफिक लेवल मतलब द पोजीशन एट विच द ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन्स नरिशमेंट। ठीक है, तो फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल आपका प्रोड्यूसर, सेकंड ट्रॉफिक लेवल प्राइमरी कंज्यूमर, थर्ड ट्रॉफिक लेवल सेकेंडरी कंज्यूमर, इस तरीके से चलता रहेगा। इज दिस क्लियर? चलो, अब क्या होता है एक इकोसिस्टम के अंदर, एन इकोसिस्टम कंसिस्ट ऑफ मेनी फूड चेन दैट आर इंटरकनेक्टेड एट वेरियस लेवल। अब आपको बताऊंगा आगे,
कि एक इकोसिस्टम में इतना सिंपल नहीं होता। एक इकोसिस्टम के अंदर बहुत सारी फूड चेन्स आपस में कनेक्टेड होती हैं एंड एक वेब बन जाती है। अ फूड वेब इज फॉर्म्ड। आपको बताऊंगा कैसे। जैसे यहां पे 3 अलग अलग प्रकार के लीव्स हैं, 3 अलग अलग प्लांट्स हैं। तो एक कीड़ा है जो ये तीनों प्लांट खाता है, ठीक है। ये जो कीड़ा है वो पहले वाले प्लांट को भी खा सकता है, दूसरे वाले प्लांट को भी खा सकता है, तीसरे वाले प्लांट को भी खा सकता है। तो यहां से 3 अलग फूड चेन ज्वाइंट हो रही है। और इस कीड़े को खाने के लिए भी अलग अलग ऑर्गेनिजम्स आ सकते हैं। फॉर एग्जांपल एक फ्रॉग भी खा सकता है इसको, एक लिजर्ड खा सकती है, या फिर एक छोटा बर्ड भी इसको आके खा सकता है। तो कहना इसे यहां से 3 अलग प्रकार की फूड चेन्स कनेक्ट हो सकती है। एंड बाद में फ्रॉग को खाने वाले भी 3 लोग होंगे, या लिजर्ड को खाने वाले 2 अलग लोग होंगे, बर्ड को खाने वाले 3 अलग लोग होंगे। तो क्या बन जाएगा? एक नेटवर्क बन जाएगा, एक वेब बन जाएगी। इसको हम कहते हैं फूड वेब। आर यू अंडरस्टैंडिंग? दिस विल फॉर्म एन इंट्रिकेट वेब ऑफ अ लीनियर फूड चेन। लीनियर मतलब क्या? फूड चेन तो स्ट्रेट होती है, लेकिन हम क्या बना रहे हैं? हम इसमें अलग अलग ब्रांचेस बना रहे हैं एंड एक क्या बन जा रहा है? धीरे करके एक वेब बन जा रही है इस तरीके से। आर यू अंडरस्टैंडिंग? फूड चेन कभी लीनियर नहीं होती, बहुत सारी फूड चेन आपस में कनेक्ट हो जाती है एंड क्या बन जाता है? एक इंट्रिकेट वेब बन जाता है। सच एन इंट्रिकेट नेटवर्क इज कॉल्ड एज अ फूड वेब। जनरली फूड वेब्स आर फाउंड एवरीवेयर इन नेचर। इस प्रकार से देखो, यहां पे दिख रहा है आपको, नेचर में आपको क्या मिलती है? फूड वेब्स मिलती है। बहुत सारी फूड चेन आपस में कनेक्ट हो जाती है, नेटवर्क बन जाता है उनका, ठीक है। तो ये हो गया फूड वेब का कंसेप्ट। अब आते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट की तरफ, द ट्रांसफर ऑफ एनर्जी इज यूनिडायरेक्शनल। इसके ऊपर एक गिव रीजन आपके एग्जाम में आता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये, ध्यान से सुनेंगे, मजा आएगा। सिंपल चैप्टर है। मुझे बताओ, सबसे पहले एनर्जी कौन दे रहा है? सन दे रहा है ना। प्लांट जो आपके बेचारे फोटोसिंथेसिस कर रहे हैं, वो फोटोसिंथेसिस करने के लिए एनर्जी कौन दे रहा है? सन से दे रहा है। सन दे रहा है, तो कैन वी से सन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी इन एनी इकोसिस्टम। किसी भी इकोसिस्टम में जो प्रोड्यूसर हैं उनकी एनर्जी कहां से आती है? सन से आती है, बराबर है। सन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी इन एनी इकोसिस्टम। ग्रीन प्लांट्स ऑफ इकोसिस्टम स्टोर सम ऑफ द सोलर एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ फूड। तो हमारे प्लांट्स जो हैं फोटोसिंथेसिस करेंगे और फूड बनाएंगे, और फूड को वो अपने अंदर स्टोर करते हैं, बराबर है। ग्रीन प्लांट्स ऑफ द इकोसिस्टम स्टोर सोलर एनर्जी, सम ऑफ द सोलर एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ फूड। आपको ये लर्न करना है ये सब कुछ, ठीक है। ऑर्गेनिजम्स एट एनी ट्रॉफिक लेवल। ट्रॉफिक लेवल देखो, ट्रोपिक नहीं होता बेटा, ट्रोफिक होता है, स्पेलिंग मिस्टेक है यहां पे, ठीक है, ट्रोफिक। Organisms at any trophic level do not pass on all the energy to the next trophic level. तो जो भी ऑर्गेनिज्म है वो अपने अंदर की सारी एनर्जी नेक्स्ट ट्रोफिक लेवल पे पास नहीं करते। ये आपको मैं अच्छे से बताऊंगा, एक्सप्लेन करूंगा कि किस तरीके से एनर्जी का ट्रांसफर होता है। चैप्टर का ही नाम है ना, एनर्जी फ्लो इन एन इकोसिस्टम। तो कैसे एनर्जी फ्लो होगी फ्रॉम वन ट्रोफिक लेवल टू नेक्स्ट ट्रोफिक लेवल, आपको डिटेल में बताऊंगा, ठीक है। चलो मुझे बताओ, एट एवरी ट्रोफिक लेवल, हर ट्रोफिक लेवल समझते हो ना? ईटिंग पोजीशन, नरिशमेंट ऑब्टेन करने की पोजीशन, पहली पोजीशन, दूसरी पोजीशन, तीसरी पोजीशन। एट एवरी ट्रोफिक लेवल सम एनर्जी इज यूज्ड बाय द ऑर्गेनिज्म फॉर इट्स ओन लाइफ प्रोसेस। मतलब मुझे बताओ, हर ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस करता है, चाहे वो प्लांट हो या एनिमल हो या बैक्टीरिया हो, सारे ऑर्गेनिज्म से रिप्रोड्यूस कर रहे हैं, सारे ग्रोथ कर रहे हैं, सारे मेटाबॉलिज्म क्या होता है? मेटाबॉलिज्म मतलब आपके शरीर के अंदर भी रिएक्शंस होते हैं बहुत सारे, जो रिएक्शंस आपको जिंदा रखते हैं। आपके सेल के अंदर अलग अलग प्रकार के रिएक्शंस होते हैं, इन सारे रिएक्शंस को मेटाबॉलिज्म कहा जाता है। और उनके लिए भी एनर्जी चाहिए, जिंदा रहने के लिए एनर्जी चाहिए कि नहीं चाहिए? तो एट एवरी ट्रॉफिक लेवल जो भी एनर्जी है वो यूज हो जा रही है फॉर ओन लाइफ प्रोसेस। खुद के जिंदा रहने के लिए ऑर्गेनिज्म एनर्जी को इस्तेमाल करता है। एंड कितनी एनर्जी पास करता है? ओनली, देखो, सम एनर्जी इज ऑल्सो लॉस्ट इन द सराउंडिंग एज हीट एनर्जी। इनफैक्ट अपने शरीर से भी हीट आती है, आपको पता है, अपना शरीर गर्म है ना, तो कुछ ना कुछ हीट हमारे शरीर से रिलीज होते रहती है। तो सम एनर्जी इज लॉस्ट एज हीट। अब देखो, सन से एनर्जी आई प्रोड्यूसर के पास, फिर जो प्रोड्यूसर हैं उन्होंने फोटोसिंथेसिस किया, फूड बनाया,
और कुछ एनर्जी अपने लाइफ प्रोसेस के लिए, ग्रोथ के लिए, मेटाबॉलिज्म के लिए यूज कर लिया, और कुछ एनर्जी है जो हीट के फॉर्म में लूज कर दिया। अब इमेजिन करना, ध्यान से सुनना, यहां पर सबसे ज्यादा कंफ्यूजन होता है बच्चों को कि किस तरीके से एनर्जी का ट्रांसफर हो रहा है। ध्यान से सुनना, मान लो सन से अपने प्रोड्यूसर ने 10,000 किलो कैलोरी एनर्जी लिया एक टाइम पे, ठीक है। सन से प्लांट ने कितनी एनर्जी ली? 10,000 किलो कैलोरी। फिर उस 10,000 किलो कैलोरी में से, ध्यान से सुनना, काफी सारी एनर्जी वो प्लांट खुद खर्च कर लेगा अपने जिंदा रहने के लिए, सर्वाइवल के लिए। कुछ एनर्जी हीट के फॉर्म में लूज हो जाएगी। तो कितनी एनर्जी बचेगी? सिर्फ 10%। और वो एनर्जी नेक्स्ट ट्रॉफिक लेवल पे ट्रांसफर होगी। मतलब शुरू में एनर्जी सन से कितना लिया था? 10,000। तो उस 10,000 में से सिर्फ 1000 किलो कैलोरी ग्रास हॉपर को दी जाएगी। मतलब 10% ट्रांसफर होता है, ठीक है। लेकिन वैसे मुझे बताओ, ग्रास हॉपर सिर्फ एक प्लांट खाएगा? नहीं, वो तो अलग अलग प्लांट खाता रहेगा। तो ग्रास हॉपर तो अपनी एनर्जी ले लेगा। लेकिन आप एक फ्लो की बात कर रहा हूं, एनर्जी फ्लो की बात कर रहा हूं। शुरू में कितनी एनर्जी आई थी सन से? 10,000। उस 10,000 में से, उस पर्टिकुलर 10,000 में से सिर्फ 1000 ट्रांसफर होगी टू द नेक्स्ट ट्रॉफिक लेवल। चलो, फिर ये ग्रास हॉपर भी उस 1000 किलो कैलोरी में से कुछ अपने लिए खर्च कर लेगा, अपने सर्वाइवल के लिए, लाइफ प्रोसेस के लिए। कुछ एनर्जी हीट के फॉर्म में लूज हो जाएगी। तो इसका भी सिर्फ 10% ट्रांसफर होगा टू द नेक्स्ट ट्रॉफिक लेवल। मतलब अभी फ्रॉग के पास कितनी चली जाएगी? फ्रॉग के पास सिर्फ 100 किलो कैलोरी जाएगी। 100 किलो कैलोरी ऑफ द ओरिजिनल 10,000। अपना फ्रॉग तो अलग अलग कीड़े मकोड़े खाते रहता है दिन भर, तो उसको तो एनर्जी मिल जाएगी वैसे भी, ठीक है। लेकिन हम एक पर्टिकुलर एनर्जी फ्लो की बात कर रहे हैं। तो शुरू में 10,000 आया, उसका 90% खर्च हो गया, 10% ट्रांसफर हुआ। फिर उसमें से भी 90% खर्च हो गया, 10% ट्रांसफर हुआ। फिर वापस अपना फ्रॉग भी इसमें से 90 किलो कैलोरी अपने सर्वाइवल के लिए और हीट के फॉर्म में लूज कर देगा। तो इसका भी 10%, कितना जाएगा? सिर्फ 10 किलो कैलोरी ट्रांसफर होएगा नेक्स्ट ट्रॉफिक लेवल पे। फिर सांप भी अपने सर्वाइवल के लिए यूज कर लेगा एंड हीट के फॉर्म में भी लूज हो जाएगी। तो इस 10 किलो कैलोरी में से कितना ट्रांसफर होगा? अब सिर्फ 1 किलो कैलोरी ट्रांसफर होगा टू द नेक्स्ट ट्रॉफिक लेवल। और बाद में वहां पर भी हीट एनर्जी लूज हो जाएगी, सर्वाइवल हो जाएगा। तो लास्ट में जो बैक्टीरिया बचेंगे, बैक्टीरिया और फंगस, इनको ओरिजिनल जो 10,000 आया था सन से, ध्यान से सुनना, मैं ओवरऑल एनर्जी की बात नहीं कर रहा हूं, मैं ओरिजिनल जो सनलाइट आई थी 10,000 किलो कैलोरी, उस 10,000 किलो कैलोरी का कैसे कैसे इस्तेमाल हो रहा है एक फूड चेन के अंदर, वो आपको बता रहा हूं। तो लास्ट में जो फंगस और बैक्टीरिया बचे हैं, उनको कितना मिला? उनको सिर्फ 0.1 किलो कैलोरी मिलेगा ऑफ द ओरिजिनल 10,000 जो आई थी। आर यू अंडरस्टैंडिंग? मैं प्लांट खाता हूं, लेकिन मैं क्या एक ही प्लांट खाता हूं? नहीं, मैं बहुत दिन भर में मैं कुछ ना कुछ खाते ही रहता हूं। तो मेरे को तो इनफ एनर्जी मिल जाती है। फिर उस एनर्जी का मैं अपने शरीर में इस्तेमाल कर लूंगा। फिर उसका 10% स्टोर करूंगा। फिर अगर कोई मुझे खाएगा तो वो 10% उसके पास जाएगा। फिर वो भी उसमें से यूज करेगा, फिर थोड़ा सा स्टोर करेगा। आर यू अंडरस्टैंडिंग? तो हम यहाँ पे फ्लो क्या बता रहे हैं? हम जो ओरिजिनल सनलाइट से एनर्जी आई 10,000, उस 10,000 का आगे आगे क्या होगा वो अपन बता रहे हैं। बात आपको समझ में आई? ठीक है, चलो। बाद में अपना बैक्टीरिया भी उस एनर्जी को यूज कर लेगा, थोड़ी एनर्जी हीट फॉर्म में लूज कर देगा बैक्टीरिया फंगस। जो डिकम्पोजर्स हैं, दे ऑल्सो डिसिपेट मतलब रिलीज सम अमाउंट ऑफ एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हीट, ठीक है। हीट लॉस्ट इन द सराउंडिंग। अब मुझे बताओ, जो भी हीट हम रिलीज कर रहे हैं सराउंडिंग में, क्या वो सन के पास वापस जाएगी? नहीं। द हीट लॉस्ट इन द सराउंडिंग विल नेवर गो बैक टू द सन। सन के पास वापस कभी नहीं जाएगी। तो एनर्जी का फ्लो जो है वो एक ही डायरेक्शन में चल रहा है, सनलाइट से आ रहा है, सनलाइट को वापस कुछ नहीं जाने वाला। देयरफॉर द एनर्जी फ्लो इन अ फूड चेन इज रेफर्ड टू एज वन वे ट्रांसपोर्ट, या फिर उसको यूनी डायरेक्शनल कहा जाएगा। यूनी डायरेक्शनल मतलब क्या? एक डायरेक्शन में एनर्जी फ्लो कर रही है, सनलाइट से आ रही है और फूड चेन के अंदर पास हो रही है, वापस सनलाइट को जाने वाली नहीं है। एंड कितनी एनर्जी ट्रांसफर होती है? ओनली 10% एनर्जी इज पास फ्रॉम वन ट्रॉफिक लेवल टू द नेक्स्ट ट्रॉफिक लेवल।
ठीक है, एक और एग्जांपल आपको बताता हूं। अभी इसी फूड चेन को, इस एनर्जी ट्रांसफर को मैं एक पिरामिड के फॉर्म में दिखाऊं तो इस पिरामिड को कहते हैं एनर्जी पिरामिड। एनर्जी पिरामिड कहा जाता है या इकोलॉजिकल पिरामिड कहा जाता है। अब मुझे बताओ, जो प्रोड्यूसर हैं, उसके बाद हर्बीवोर हैं, कार्निवोर हैं, और लास्ट में अपेक्स कंज्यूमर आते हैं। ठीक है, ये आपका फर्स्ट ट्रोफिक लेवल, ऐसा लिख दूं, फर्स्ट ट्रोफिक लेवल, सेकेंड ट्रोफिक लेवल, थर्ड ट्रोफिक लेवल एंड ये फोर्थ ट्रोफिक लेवल। बात समझ में आ रही है आपको? एक एक ट्रोफिक लेवल आपको बता रहा हूं। तो हमारे प्रोड्यूसर्स ने सनलाइट से कितना लिया था शुरू में? 10,000 किलो कैलोरी। उसमें से वो लोग 90% खर्च कर देंगे, हीट एनर्जी के फॉर्म में भी रिलीज हो जाएगा। कितना ट्रांसफर होगा? इस ओरिजिनल एनर्जी का सिर्फ 10% जाएगा नेक्स्ट ट्रोफिक लेवल पे। तो कितना गया? 1000 किलो कैलोरी। उसका भी 90% खर्च हो गया, कितना बचा? 10%। वो ट्रांसफर होगा टू द नेक्स्ट ट्रोफिक लेवल। कितना गया? 100 किलो कैलोरी। उसमें से 90% खर्च हो जाएगा, कितना ट्रांसफर होगा? 10% ट्रांसफर होगा, 10 किलो कैलोरी। अगर उसके ऊपर भी कोई है तो उसको 1 किलो कैलोरी मिलेगी। बात समझ में आ रहा है? तो दिस पिरामिड इज कॉल्ड पिरामिड ऑफ एनर्जी या फिर एनर्जी पिरामिड कहा जाता है। एंड ये जो लॉ है इसको 10% लॉ कहा जाता है। जो भी एनर्जी ओरिजिनल आई, उस एनर्जी में से सिर्फ 10%, 10%, 10% ऐसे करके ट्रांसफर होगा टू द नेक्स्ट ट्रोफिक लेवल। ठीक है, चलो, इस पिरामिड को इकोलॉजिकल पिरामिड भी कहा जाता है। इकोलॉजिकल पिरामिड। ठीक है, बात समझ में आई? लॉ समझ में आया किस तरीके से ट्रांसफर होगा? चलो, एक एक्वेटिक इकोसिस्टम हमने ले ली फॉर एग्जांपल। एक्वेटिक मतलब जो पानी में होती है। तो पानी में ना एकदम छोटे छोटे माइक्रोस्कोपिक प्लांट्स होते हैं, टाइनी, उनको फाइटोप्लैंक्टन कहा जाता है। फिर फाइटोप्लैंक्टन को खाने के लिए छोटे छोटे एकदम टाइनी एनिमल्स होते हैं, उनको जूओप्लैंक्टन्स कहा जाता है। ठीक है, देखो, व्हाट आर फाइटोप्लैंक्टन्स? दे आर माइक्रोस्कोपिक प्लांट्स। एकदम छोटे छोटे प्लांट्स होते हैं माइक्रोस्कोपिक, जो फ्लोट करते हैं पानी के अंदर। ये हो गए फाइटोप्लैंक्टन। व्हाट आर जूओप्लैंक्टन्स? वेरी वेरी टाइनी या वेरी स्मॉल एनिमल्स। एकदम छोटे छोटे एनिमल्स होते हैं जिनको जूओप्लैंक्टन्स बोलते हैं, बहुत छोटे होते हैं, माइक्रोस्कोपिक है। फिर उसको खाने के लिए आगे मछलियां आ जाती हैं और उसको खाने के लिए इंसान आ गया। तो ये अपने अलग अलग ट्रोफिक लेवल हो गए। ठीक है, तो ओरिजिनल 10,000 किलो कैलोरी फाइटोप्लैंक्टन के पास गई, उसका 10% जूओप्लैंक्टन के पास गया, उसका 10% मछली के पास गया, उसका 10% इंसान के पास गया। तो ये एक्वेटिक इकोसिस्टम में ट्रांसफर हो रहा है। 10% लॉ सब जगह पे फॉलो किया जाएगा। ठीक है, चलो, तो ये जो एनर्जी ट्रांसफर वगैरह होता है, ये किसने स्टडी किया था? 1942 में फूड चेन एंड एनर्जी फ्लो, इट वॉज स्टडीड बाय रेमंड लिंडमैन बोलो या लिंडीमैन बोलो, जैसे भी आपको बोलना है। इन्होंने 1942 में फूड चेन को और उसके एनर्जी फ्लो को स्टडी किया था। फिर एक और साइंटिस्ट थे, चार्ल्स एल्टन, एक ब्रिटिश साइंटिस्ट थे। इन्होंने ये इकोलॉजिकल पिरामिड का कंसेप्ट जो है, ये जो एनर्जी पिरामिड अपन देखते हैं, इसका कंसेप्ट इन्होंने सबसे पहले 1927 में दिया था, ये पिरामिड का। ठीक है, ही स्टडीड द टुंड्रा इकोसिस्टम ऑफ द बियर आइलैंड इन इंग्लैंड। इंग्लैंड में एक बियर आइलैंड है, वहां की टुंड्रा इकोसिस्टम। टुंड्रा मतलब ठंडी, जो ठंडी जगह होती है, बर्फ वाली जगह, उसको टुंड्रा इकोसिस्टम कहते हैं। जहां पे आपको बड़े बड़े लंबे लंबे झाड़ वगैरह दिखते हैं, जिम्नोस्पर्म्स दिखते हैं, तो टुंड्रा इकोसिस्टम। तो वो उन्होंने स्टडी किया एंड ये पिरामिड का कंसेप्ट उन्होंने पहली बार हमें बताया। तो उनके आदर में, उनके सम्मान में, ये जो पिरामिड है इसको एल्टोनियन पिरामिड भी कहते हैं। इनका नाम क्या था? चार्ल्स एल्टन। तो इनके सम्मान में 1927 में इन्होंने दिया था इकोलॉजिकल पिरामिड का कंसेप्ट। तो उनके सम्मान में इसको एल्टोनियन पिरामिड भी कहते हैं। क्या कहते हैं? एल्टोनियन पिरामिड। चलो, इतनी बात क्लियर हो गई है, कंसेप्ट क्लियर है। चलो, अब मुझे बताओ, अरे बाप रे, एक बात बताना, एनर्जी का फ्लो कैसा था? वन वे ट्रांसपोर्ट, यूनिडायरेक्शनल। सन से आया, फिर इसको गया, फिर इसको गया, फिर इसको गया, फिर इसको गया, फिर डिकम्पोजर्स के पास गया, लेकिन सारी एनर्जी लॉस्ट इन द सराउंडिंग। बराबर है, सन के पास वापस नहीं जाती है। तो एनर्जी का जो फ्लो है वो कैसा है? वन वे, यूनिडायरेक्शनल। लेकिन मुझे एक बात बताओ,
अपना जो एपेक्स कंज्यूमर है वो मर गया, आफ्टर द डेथ ऑफ एपेक्स कंज्यूमर, मर के वो जमीन में गिरा, फिर उसके ऊपर बैक्टीरिया, फंगस, ये लोग ग्रो करेंगे, इसके शरीर को डिकम्पोज करेंगे, बराबर है। फंगाई एंड अदर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, मतलब कौन, बैक्टीरिया, ये लोग क्या कर रहे हैं, ये लोग इस ऑर्गेनिज्म को डिकम्पोज करेंगे, ब्रेक डाउन करेंगे। अच्छा मुझे बताओ, उसके अंदर जो न्यूट्रिएंट्स होंगे, अब हमारे अंदर कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, मिनरल्स, ये सारी चीजें प्रेजेंट है, तो डिकम्पोज होने के बाद ये सारी चीजें फिर से सॉइल के अंदर मिक्स हो जाएंगी। आर यू अंडरस्टैंडिंग? तो ये डिकम्पोजर्स क्या करते हैं, हमारे शरीर को ब्रेक करके कन्वर्ट करते हैं इनटू सिंपल कार्बन कंपाउंड्स। डिकम्पोजर क्या कर रहे हैं, ब्रेक कर रहे हैं शरीर को इनटू सिंपल कार्बन कंपाउंड, एंड वो कंपाउंड्स फिर से कहां चले जाएंगे, सॉइल के अंदर चले जाएंगे। एंड देखो ध्यान से सुनो, दीज सब्सटेंसेज इजीली मिक्स विथ एयर, वाटर एंड सॉइल, हवा में भी कुछ चला जाएगा, पानी में, सॉइल में चला जाएगा। एंड ये न्यूट्रिएंट्स, किसकी बात कर रहा हूं मैं, न्यूट्रिएंट्स की बात कर रहा हूं, ये फिर से प्रोड्यूसर्स इस्तेमाल कर सकते हैं फ्रॉम हियर, फ्रॉम एयर, वाटर, देखो फ्रॉम एयर, वाटर एंड सॉइल, ये जो न्यूट्रिएंट्स थे दे आर अगेन एब्जॉर्ब्ड बाय द प्लांट्स एंड इनकॉर्पोरेटेड इनटू द फूड चेन, तो ये न्यूट्रिएंट्स वापस फूड चेन के अंदर आ जाएंगे। आर यू अंडरस्टैंडिंग? मुझे एक बात बताओ, आपके घर पे कुछ भाजी वाजी आपने काटी, वेजिटेबल्स काटे, फ्रूट्स काटे, तो उसका कचरा आपने, आपके घर पे एक प्लांट है, एक कुंडी है, उसके सॉइल में आपने वो कचरा वगैरह मिक्स कर दिया, तो वो कचरा जो है वो डिकम्पोज होके फिर से मैन्योर या फर्टिलाइजर बन जाएगा, और उस फिर से उस प्लांट के अंदर आ जाएगा, वो सारे न्यूट्रिएंट्स जो नया प्लांट उगेगा उसके अंदर आ जाएंगे, और फिर से आप वो प्लांट खा सकते हो। तो यहाँ पे न्यूट्रिएंट्स क्या हो रहे हैं, न्यूट्रिएंट्स रिसाइकल हो रहे हैं। आर यू अंडरस्टैंडिंग? जो एपेक्स कंज्यूमर था वो मरा, मरने के बाद उसके शरीर के जो न्यूट्रिएंट्स थे वो डिकम्पोज हुए, सॉइल के साथ मिक्स हुए, पानी के साथ मिक्स हुए, फिर से प्लांट्स के पास गए, फिर से वो फूड चेन के अंदर आ गए, तो न्यूट्रिएंट्स का रिसाइकलिंग होता है। आर यू अंडरस्टैंडिंग? सो द फ्लो ऑफ न्यूट्रिएंट्स इन अ फूड चेन इज साइक्लिक, मतलब क्या, न्यूट्रिएंट्स ऐसे ऐसे गोल 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 घूमते रहते हैं, ठीक है, यहां से ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, इस तरीके से न्यूट्रिएंट्स घूमते रहेंगे। तो न्यूट्रिएंट्स का फ्लो कैसा है, न्यूट्रिएंट्स का फ्लो साइक्लिक है। एनर्जी का फ्लो कैसा है, वन वे ट्रांसपोर्ट, यूनिडायरेक्शनल। न्यूट्रिएंट्स का फ्लो कैसा है, साइक्लिक है, ठीक है। यहां तक बात समझ में आई सारी? अब देखो, सारे ऑर्गेनिजम्स को न्यूट्रिएंट चाहिए अपनी ग्रोथ करने के लिए, अपनी डेवलपमेंट करने के लिए। चलो फिर ये न्यूट्रिएंट्स का क्या होता है आपको ध्यान से बताता हूं, पूरा कंसेप्ट ध्यान से सुनना। द न्यूट्रिएंट्स necessary for the growth of organism, they are continuously transferred from abiotic to biotic and from biotic to abiotic within an ecosystem। मतलब क्या, मतलब ये सॉइल थी, सॉइल, सॉइल क्या है, एबायोटिक, और उसके अंदर न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट है, ऐसा आप इमेजिन करो, ठीक है। सॉइल इज एबायोटिक और उसके अंदर न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट है, बराबर। तो ये न्यूट्रिएंट्स अब सॉइल से प्लांट में जाएंगे, मतलब एबायोटिक से बायोटिक में जाएंगे, यस और नो? चलो देखो, एक एक करके बताता हूं। ये सॉइल, सॉइल से पानी भी जा रहा है और अलग अलग प्रकार के मिनरल्स भी अपने प्लांट के अंदर जा रहे हैं। फिर हवा से क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड एयर से जा रहा है, एयर भी एबायोटिक है ना। तो जो न्यूट्रिएंट्स हैं या जो मिनरल्स हैं वो एबायोटिक टू बायोटिक जा रहे हैं, फिर अपना प्लांट फूड बनाएगा, अपने प्लांट ने फूड बनाया, फिर वो फूड हर्बीवोर में गया, हर्बीवोर से वो कार्निवोर में गया, फिर कार्निवोर के मरने के बाद, जो अपना एपेक्स कंज्यूमर है उसके मरने के बाद, वो न्यूट्रिएंट्स वापस कहां जाएंगे, अभी डिकम्पोज होके वापस सॉइल में चले जाएंगे, और फिर वापस वो सॉइल से किस में जाएंगे, वापस प्लांट के अंदर जाएंगे। तो न्यूट्रिएंट्स का फ्लो कैसे हुआ, एबायोटिक से बायोटिक में गया, मतलब सॉइल, वाटर, एयर से वो प्लांट के अंदर गया, बराबर। एबायोटिक से, एक एग्जांपल ले लो, एबायोटिक कौन था इधर, सॉइल था, सॉइल, वाटर,
एयर। तो जो न्यूट्रिएंट थे वो एबायोटिक से बायोटिक में गए, प्लांट्स, प्लांट्स के बाद कंज्यूमर्स, कंज्यूमर्स के बाद डीकंपोजर्स, बराबर। और इनके बाद वो न्यूट्रिएंट्स वापस सॉइल के अंदर चले गए, मतलब वापस एबायोटिक में जाएंगे, वापस सॉइल, वाटर और एयर में चले जाएंगे। आर यू अंडरस्टैंडिंग? न्यूट्रिएंट्स एबायोटिक से बायोटिक जाते हैं और फिर से बायोटिक से एबायोटिक जाते हैं, और ये साइकिल कंटिन्यू चलते रहती है। बात समझ में आ रही है? द साइक्लिकल फ्लो ऑफ न्यूट्रिएंट्स विद इन एन इकोसिस्टम इज कॉल्ड एज बायो जियोकेमिकल साइकिल। इसका क्या मतलब है? बायो मतलब बायोटिक लिविंग ऑर्गेनिजम्स, जियो मतलब सॉइल, सॉइल वाटर एयर, उसको मैं जियो बोलूंगा, तो ये आपका एबायोटिक हो गया, एबायोटिक, सॉइल वाटर और एयर, एबायोटिक। बायो जियोकेमिकल साइकिल, बायोटिक से एबायोटिक, एबायोटिक से बायोटिक, बायोटिक से एबायोटिक, एबायोटिक से बायोटिक, इस तरीके से। केमिकल मतलब क्या? न्यूट्रिएंट्स। तो न्यूट्रिएंट्स की साइकिल चल रही है फ्रॉम बायोटिक टू एबायोटिक, एबायोटिक टू बायोटिक, तो इसको हम बायो जियोकेमिकल साइकिल कहते हैं। क्या इतनी बात समझ में आ गई है? एब्सोल्युटली कंसेप्ट क्लियर हो गया। न्यूट्रिएंट्स का फ्लो साइक्लिक है फ्रॉम बायो टू जियो, बायो टू जियो, बायोटिक टू एबायोटिक, एंड जियो टू बायो, बायो टू जियो, जियो टू बायो, बायो टू जियो, जियो टू बायो, बायो जियो केमिकल साइकिल। ठीक है, तो बस इसके आगे अपन 3 प्रकार की साइकिल्स पढ़ेंगे। अब यहां क्या बोला है? ये जो साइकिल है अपनी बायो जियो केमिकल साइकिल, ये कंटिन्यूसली चलती है थ्रू द मीडियम ऑफ बायोस्फीयर। बायोस्फीयर मतलब अपने अर्थ पे जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं और जितने भी एबायोटिक फैक्टर है, मतलब सिंपल भाषा में बताऊं तो बायोटिक फैक्टर, बायोस्फीयर, बायोस्फीयर का मतलब क्या बनता है? ऑल द बायोटिक फैक्टर्स प्लस द एबायोटिक फैक्टर, मतलब जो इकोसिस्टम है बेसिकली, बायोटिक एंड एबायोटिक फैक्टर्स, उन दोनों को मिला करके हम बायोस्फीयर कहते हैं, बराबर है। तो ये जो अपनी बायो जियोकेमिकल साइकिल है वो बायोस्फीयर में चल रही है। और बायोस्फीयर किस चीज से बनता है? लिविंग ऑर्गेनिजम्स तो हो गए। लिथोस्फीयर, लिथोस्फीयर मतलब क्या? जो आपकी जमीन होती है, सॉइल होती है, पत्थर होते हैं, पहाड़ होते हैं, उनको हम लिथोस्फीयर कहते हैं। एटमॉस्फेयर मतलब जो हवा होती है, बराबर। और हाइड्रोस्फीयर मतलब जो पानी होता है। तो आपका जो बायोस्फीयर है उसके अंदर 3 स्फीयर आते हैं, लिथोस्फीयर, एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फीयर, एंड ऑल द लिविंग ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट इन इट। ठीक है, तो सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स प्लस एबायोटिक फैक्टर मिल करके बनता है बायोस्फीयर, और वहां पे ये साइकिल चलती रहती है। आर यू अंडरस्टैंडिंग? अब देखो 2 प्रकार की साइकिल है, गैसियस साइकिल एंड सेडिमेंट्री साइकिल। क्या डिफरेंस है आपको फटाफट बता देता हूं। गैसियस साइकिल के जो न्यूट्रिएंट्स है वो हवा में प्रेजेंट है। द न्यूट्रिएंट्स आर स्टोर्ड इन द एटमॉस्फेयर, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड है, वाटर वेपर है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, ये सारी चीजें हवा में प्रेजेंट है। ठीक है, और ये साइकिल जो है गैसियस साइकिल, ये जल्दी चलती है, फास्ट होती है थोड़ी, एंड यहाँ पे हवा से भी ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प होती है। और कौन से न्यूट्रिएंट्स हैं? कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, वाटर वेपर, तो ये सारे गैसियस साइकिल में आ जाते हैं। फिर सेडिमेंट्री साइकिल मतलब जो पत्थर और चट्टान और सॉइल से जुड़ी हुई है, ये सेडिमेंट्री साइकिल। तो यहाँ के जो न्यूट्रिएंट हैं ये सॉइल और पत्थर के अंदर स्टोर्ड हैं। इनके रिसाइकलिंग में, इस साइकिल को चलने में थोड़ी देर लगती है, ये थोड़ी स्लो साइकिल है। यहां पर जो पत्थर है वो टूटना चाहिए, उसकी सॉइल बननी चाहिए, तो वेदरिंग एंड इरोजन विल हेल्प इन द ट्रांसपोर्ट। तो न्यूट्रिएंट्स को रिसाइकल करने में, न्यूट्रिएंट्स के मूवमेंट के लिए पत्थर को टूटना पड़ेगा, सॉइल का इरोजन होना पड़ेगा, तो ये स्लो चलता है, ये प्रोसेस थोड़ी स्लो है। एंड यहाँ पर एग्जांपल में क्या आ गया? फॉस्फोरस है, कैल्शियम है, आयरन है, सारे मिनरल्स। तो सबसे पहले स्टार्ट करेंगे विद कार्बन साइकिल। और कार्बन साइकिल के अंदर दोनों आ जाता है, गैसियस साइकिल भी आ जाता है और सेडिमेंट्री साइकिल, बिकॉज कार्बन जो है वो दोनों में प्रेजेंट है, हवा में भी है CO2 के फॉर्म में, और हमारे सॉइल में भी होता है अलग अलग प्रकार से, कैल्शियम कार्बोनेट के फॉर्म में है, या प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, इनके फॉर्म में है। तो कार्बन साइकिल में दोनों आ गया, सेडिमेंट्री साइकिल भी आ जाता है और गैसियस साइकिल भी आ जाता है। ठीक है, कार्बन इज फाउंड इन वेरियस फॉर्म्स ऑन अर्थ, इट अकर्स इन एलिमेंटल फॉर्म
एज डायमंड और ग्रेफाइट। अब ये जो डायमंड है और ग्रेफाइट है इसके अंदर प्योर कार्बन होता है एलिमेंटल फॉर्म में, मतलब जो पूरा डायमंड है वो कार्बन से ही बना है, पूरा जो ग्रेफाइट है वो प्योर कार्बन एटम्स से बना हुआ है। दूसरा आ जाता है कोयला, कोयले के अंदर भी प्योर कार्बन प्रेजेंट है, ठीक है। फिर लाइमस्टोन जो होता है, लाइमस्टोन इज कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3। फिर ग्रेनाइट जो होता है, ग्रेनाइट उसके अंदर भी क्या होता है, कैल्शियम कार्बोनेट। तो एक बात आप यहां पे समझ लेना, और भी दूसरे मिनरल्स उसके अंदर इन्वॉल्व होते हैं। लाइमस्टोन इज कैल्शियम कार्बोनेट, ग्रेनाइट के अंदर भी कैल्शियम कार्बोनेट होता है प्लस दूसरे मिनरल्स भी होते हैं। आर यू अंडरस्टैंडिंग? तो ये कार्बन जो अपने सॉइल और पत्थर में प्रेजेंट है, सेडिमेंट में प्रेजेंट है, उस तरीके से। दूसरा, हवा में क्या है, इन द कंबाइंड स्टेट इट इज फाउंड एज कार्बन डाइऑक्साइड इन द एटमॉस्फेयर। अब एटमॉस्फेयर में वो CO2 के फॉर्म में, कंबाइंड मतलब वो ऑक्सीजन के साथ कंबाइंड है ना, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, तो ऑक्सीजन के साथ कंबाइंड है, ठीक है। एंड कार्बन का इस्तेमाल कहाँ कहाँ होता है अपने शरीर में, कार्बोहाइड्रेट्स बनाने के लिए, प्रोटीन बनाने के लिए, फैट्स बनाने के लिए, ये सारे अलग अलग न्यूट्रिएंट्स बनाने के लिए कार्बन का इस्तेमाल किया जाता है। अब कार्बन की जो साइकिल है वो किस तरीके से चलती है फटाफट बता देता हूँ, ठीक है। लेक्चर बहुत ज्यादा लंबा नहीं है लेकिन पूरा चैप्टर आपका यहाँ पे कवर हो जाएगा, सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। जो कार्बन है इट विल एंटर द प्लांट इन द फॉर्म ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड थ्रू द फोटोसिंथेसिस इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। चलो सनलाइट आ गई और अपना प्लांट फोटोसिंथेसिस कर रहा है, तो फोटोसिंथेसिस के लिए उसने कार्बन डाइऑक्साइड को एटमॉस्फेयर से लिया। अब ये फोटोसिंथेसिस की इक्वेशन आपको मैं यहाँ पे लिखवा देता हूँ, ठीक है, ये कॉपी कर लेना फोटोसिंथेसिस में क्या होता है। चलो अपन ने लिया CO2 फ्रॉम एटमॉस्फेयर, हवा से, प्लस वाटर, वाटर कहां से लोगे, सॉइल से लोगे, ठीक है। फिर आपको क्या चाहिए, आपको दो चीजें चाहिए, एक तो लगेगी आपको सनलाइट, सनलाइट तो आ रही है, और प्लांट के खुद के पास क्या प्रेजेंट होता है, क्लोरोफिल, ग्रीन पिगमेंट प्रेजेंट होता है, क्लोरोफिल, ठीक है। अब इससे बनता क्या है, फोटोसिंथेसिस करके आपको पूरा इक्वेशन लिखवाऊं, 6CO2, चलो यहां पे लिख देंगे 6CO2 प्लस 6H2O गिव्स मी C6H12O6। ये क्या चीज है, ग्लूकोज, नाम लिख देंगे इसका, ये क्या बन गया, ग्लूकोज बन गया। और एक चीज बनेगी यहां पे प्लस 6O2, ठीक है। अब ये मैं इसको पूरा एक लाइन में नहीं लिख पाया, जगह नहीं था ना, इसलिए मैंने 6O2 को नीचे लिखा हुआ है, ठीक है। तो यहां पे दो प्रोडक्ट आपको मिलते हैं, ग्लूकोज मिला C6H12O6, ग्लूकोज का मॉलिक्यूल प्लस 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन 6O2। तो ये फोटोसिंथेसिस की आपकी इक्वेशन हो गई, फोटोसिंथेसिस, ठीक है। तो चलो फोटोसिंथेसिस करने के लिए जो कार्बन है वो कार्बन डाइऑक्साइड के फॉर्म में अपने प्लांट के अंदर गया, ठीक है। चलो, और अपने प्लांट ने क्या बनाया, कार्बोहाइड्रेट बनाए, मतलब कि ग्लूकोज बनाया, ठीक है। इन द बॉडी ऑफ प्लांट कार्बन डाइऑक्साइड इज कन्वर्टेड इनटू ग्लूकोज, ग्लूकोज क्या है, एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट है, ठीक है। चलो, अब एनिमल्स ने प्लांट को खाया तो ये कार्बन कार्बोहाइड्रेट के फॉर्म में अपने एनिमल के अंदर चला गया। व्हेन द प्लांट्स आर ईटन बाय एनिमल द कार्बोहाइड्रेट्स एंटर द बॉडी ऑफ एनिमल, जो कार्बोहाइड्रेट है वो एनिमल के अंदर चले गए, ठीक है। अच्छा, अब क्या होगा, ड्यूरिंग रेस्पिरेशन, अब ध्यान से सुनना, मैंने प्लांट खाया तो कार्बोहाइड्रेट मेरे अंदर आ गए, और मेरे अंदर क्या होने वाला है, रेस्पिरेशन होगा। ड्यूरिंग रेस्पिरेशन कार्बोहाइड्रेट्स आर ब्रोकन डाउन टू प्रोड्यूस एनर्जी एंड कार्बन डाइऑक्साइड एंड इट इज रिलीज बैक इनटू द एटमॉस्फेयर। अब आपको मैं रेस्पिरेशन की इक्वेशन बता देता हूं, और हमारे शरीर में जो मेजर रेस्पिरेशन है वो कहां पर होता है, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होता है। तो रेस्पिरेशन की इक्वेशन कैसे बनती है, जैसे आपने यहां पे लिख रहा हूं मैं C6H12O6 लिया था। इनफैक्ट ये जो रेस्पिरेशन की इक्वेशन है वो फोटोसिंथेसिस की उल्टी है, जो फोटोसिंथेसिस हम लिखते हैं उसका उल्टा करना है आपको। C6H12O6 प्लस ऑक्सीजन बराबर है, ये रेस्पिरेशन की प्रोसेस है। ये किसकी प्रोसेस है, रेस्पिरेशन, जो आपके शरीर के माइटोकॉन्ड्रिया में, आपके सेल के अंदर के माइटोकॉन्ड्रिया में हो रही है। C6H12O6 ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन आपको देगा CO2 प्लस H2O प्लस एनर्जी, और उस एनर्जी का इस्तेमाल आप करोगे आपके शरीर को जिंदा रखने के लिए, ठीक है। एग्जैक्टली
समझ लो फोटोसिंथेसिस का उल्टा ही है, ठीक है। और इसको अगर बैलेंस भी करना हो तो ऐसे कर लोगे आप, यहां पे आप लिख दो 6O2 6CO2 6H2 बराबर हो जाएगा बैलेंस। बिल्कुल 6 2 12 प्लस 6 प्लस 6 बराबर है। तो ये रेस्पिरेशन, फोटोसिंथेसिस का उल्टा, ये आपके शरीर में होता है, बराबर है। और रेस्पिरेशन के बाद आप क्या करोगे, CO2 को आप रिलीज कर दोगे हवा में, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट्स का ब्रेकडाउन हुआ तो CO2 को आप फिर से रिलीज कर दोगे हवा के अंदर। तो फोटोसिंथेसिस से CO2 अंदर आया और रेस्पिरेशन से CO2 वापस एटमॉस्फेयर में चला जाता है, बराबर है। ये हो गया रेस्पिरेशन। और दूसरा तरीका, जब प्लांट और एनिमल मर जाएंगे, दे आर डिकम्पोज बाय बैक्टीरिया एंड फंगाई एंड कार्बन डाइऑक्साइड इज रिलीज इन द एटमॉस्फेयर। आपके मरने के बाद आपका शरीर ब्रेक डाउन होगा, डिकम्पोज होगा, फिर से जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो रिलीज हो जाती है हवा के अंदर, डिकम्पोजिशन के वजह से। कौन कर रहा है डिकम्पोजिशन, बैक्टीरिया एंड फंजाई, ठीक है। तो रेस्पिरेशन से भी CO2 वापस चला गया, डिकम्पोजिशन से भी CO2 वापस चला गया। एंड एक और चीज है, ध्यान से सुनना, डेड प्लांट एंड एनिमल इन द सॉइल दैट आर कन्वर्टेड इनटू फॉसिल फ्यूल लाइक कोल, पेट्रोल, नेचुरल गैस। तो करोड़ों साल पहले जो एनिमल और प्लांट मरे होंगे, उनकी बॉडीज, डेड बॉडीज जमीन के अंदर दब गई एंड धीरे धीरे कन्वर्ट हुई इनटू फॉसिल फ्यूल, पेट्रोल, कोल, कोयला, पेट्रोल, नेचुरल गैस, ये सारी चीजें, इनको फॉसिल फ्यूल कहते हैं। तो जब आप इनको जलाते हो, जैसे ये कोल आ गया, ये पेट्रोल आ गया, नेचुरल गैस आ गया, किससे बना है ये, करोड़ों साल पहले मरे हुए एनिमल्स और प्लांट की डेड बॉडी जमीन के अंदर दब गई और दबते दबते धीरे धीरे क्या बनी, फॉसिल फ्यूल। उसको भी जब आप जलाते हो तो क्या होगा, फॉसिल फ्यूल को जलाने से कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो जाएगा। व्हेन दिस फॉसिल फ्यूल्स आर बर्न्ड फॉर हीटिंग, कुकिंग, ट्रांसपोर्टेशन, इंडस्ट्रियल प्रोसेस, किसी भी कारण से आप जब फॉसिल फ्यूल को जलाते हो तो कार्बन डाइऑक्साइड क्या हो जाएगा, इट इज रिलीज्ड इनटू एटमॉस्फेयर, ठीक है। चलो तो अब मुझे बताओ अंदर आने का तरीका क्या था, CO2 का अंदर जाने का तरीका क्या था, फोटोसिंथेसिस, ठीक है। और बाहर जाने के तरीके मुझे बताओ, एक रेस्पिरेशन से बाहर जा सकता है, दूसरा डीकंपोजिशन से बाहर जा सकता है एटमॉस्फेयर में, ठीक है। CO2 की बात कर रहे हैं हम, किसकी बात कर रहे हैं, CO2। अंदर आने का तरीका फोटोसिंथेसिस, रिलीज होने का तरीका रेस्पिरेशन, डीकंपोजिशन और बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल, ठीक है। ये तीन तरीके हो गए कार्बन डाइऑक्साइड के वापस जाने के। और इस तरीके से ये सर्कुलेशन एंड रिसाइकलिंग चलती रहेगी। समझ में आ गया? चलो, Thus, the circulation and recycling of carbon. कार्बन का सर्कुलेशन कैसे हो रहा है? From atmosphere to living organism, photosynthesis. And from living organism to atmosphere, after their death back to the atmosphere, रेस्पिरेशन से भी वापस जा सकता है, डिकम्पोजिशन से जा सकता है, बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल से। इसको हम क्या बोलते हैं? कार्बन साइकिल। The circulation and recycling of carbon from atmosphere to living organism and after their death from living organism to atmosphere, it is called carbon cycle. Definition अच्छे से याद कर लेना, बाकी मैंने पूरी कहानी बता दी है। अब ऑक्सीजन साइकिल की बात करेंगे। ये भी बड़ी सिंपल सी साइकिल है। ऑक्सीजन इज वेरी एबंडेंट एलिमेंट ऑफ आवर अर्थ। हमारे धरती पे बहुत सारा ऑक्सीजन प्रेजेंट है। हमारे एटमॉस्फेयर में कितना, देखो जमीन में तो है ही, जमीन में भी काफी सारा ऑक्सीजन है, कार्बोनेट्स के फॉर्म में, नाइट्रेट्स के फॉर्म में, सल्फेट के फॉर्म में, अलग अलग फॉर्म्स में जमीन में, पत्थरों में ऑक्सीजन प्रेजेंट है। हवा में भी प्रेजेंट है। हवा में कितना है? 21% ऑक्सीजन प्रेजेंट है आपके एटमॉस्फेयर में। इट इज फाउंड इन एलिमेंटल फॉर्म। एलिमेंटल फॉर्म मतलब क्या? O2। O2 के फॉर्म में प्रेजेंट है इन द एटमॉस्फेयर टू द एक्सटेंट ऑफ 21% हवा में, एटमॉस्फेयर में। और ऑक्सीजन भी कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। मेरे को बताओ कार्बोहाइड्रेट का फॉर्मूला क्या था? C6H12O6। तो कार्बन भी यूज हुआ, ऑक्सीजन भी यूज हुआ, यस और नो? कार्बोहाइड्रेट बनाने में ऑक्सीजन का भी इस्तेमाल हो रहा है, प्रोटीन बनाने के लिए, फैट बनाने के लिए, सबके लिए, ठीक है। चलो, ऑक्सीजन इज हाईली रिएक्टेड नहीं होता है, हाईली रिएक्टिव होता है। रिएक्टिव, ऑक्सीजन बहुत ही ज्यादा रिएक्टिव है।
एंड इट रेडिली रिएक्ट्स विथ अदर एलिमेंट एंड कंपाउंड। ये अलग अलग एलिमेंट्स के साथ तुरंत रिएक्ट करके कंपाउंड बना देता है, ठीक है। चलो, इसलिए मैंने बताया ना आपको, इसलिए मैंने बताया कि अपने जमीन के अंदर ये जो ऑक्सीजन है वो कार्बोनेट के फॉर्म में है, नाइट्रेट के फॉर्म में है, नाइट्राइट के फॉर्म में है, सल्फेट के फॉर्म में है। तो ऐसे अलग अलग एलिमेंट्स के साथ ये कंबाइन होके कंपाउंड्स के फॉर्म में अपने जमीन के अंदर पत्थरों में, सॉइल में प्रेजेंट होता है ऑक्सीजन, ठीक है। और इन द बायोस्फीयर इट इज फाउंड एज मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन, ठीक है। हमारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए O2 के फॉर्म में अवेलेबल है, वाटर के फॉर्म में H2O के फॉर्म में अवेलेबल है, और CO2, कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर भी ऑक्सीजन है ना, CO2 एंड इनऑर्गेनिक कंपाउंड। इनऑर्गेनिक मतलब क्या? इनऑर्गेनिक मतलब जैसे CO3, कार्बोनेट्स, नाइट्रेट, सल्फेट, जो मैंने अभी बताया। बायोस्फीयर का मतलब समझते हो ना, बायोटिक एंड एबायोटिक फैक्टर्स सारे मिला करके। तो हमारे बायोस्फीयर में ऑक्सीजन O2 के फॉर्म में, वाटर के फॉर्म में, कार्बन डाइऑक्साइड के फॉर्म में एंड अलग अलग कंपाउंड्स के फॉर्म में प्रेजेंट होता है। चलो, अब इसकी साइकिल अपन थोड़ी सी समझ लेते हैं। ऑक्सीजन फ्रॉम द एटमॉस्फेयर इज यूज्ड अप इन 3 प्रोसेसेस। ऑक्सीजन कहां कहां यूज करेंगे? एक तो रेस्पिरेशन करने के लिए, हम रेस्पिरेशन करते हैं, ऑक्सीजन का इस्तेमाल होता है। प्लांट्स भी रेस्पिरेशन करते हैं, बाय द वे, आपको पता होगा। दूसरा, एक आपने रेस्पिरेशन कर लिया। दूसरा, जब आप किसी भी चीज को जलाते हो, कंबशन, तो कंबशन में ऑक्सीजन यूज हो जाएगा। जैसे मान लो आपने कार्बन को जलाया या कोयले को जलाया, कोल को, तो कार्बन के साथ ऑक्सीजन कंबाइन होकर CO2 बनाएगा। तो जब आप किसी भी चीज को जलाते हो, जलाने के लिए आपको ऑक्सीजन चाहिए, ठीक है। कंबशन मतलब जलाना। तीसरा आ गया रस्टिंग। रस्टिंग हो गया, कोरोजन हो गया। अलग अलग, आपको पता है मेटल वगैरह खराब हो जाते हैं, जंग लग जाता है, लोखंड के ऊपर जंग लग जाता है, तो इसके लिए भी ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट है, रस्टिंग और कोरोजन के लिए। एंड इवन डीकंपोजिशन, जो एनिमल्स और प्लांट मरने के बाद बैक्टीरिया और फंगस डिकम्पोजिशन करते हैं, तो उनको भी ऑक्सीजन चाहिए डिकम्पोजिशन करने में। तो ये कितनी हो गई? 4 प्रोसेस हो गई, 4 प्रोसेस हो गई। एक हो गया तुम्हारा रेस्पिरेशन, ये सारी चीजें लिखते जाना। रेस्पिरेशन हो गया, फिर कंबशन हो गया, जलाने में कंबशन, फिर आ गया रस्टिंग हो गया, कोरोजन हो गया। कोरोजन का मतलब है मेटल्स का खराब होना, ठीक है। रस्टिंग है, कोरोजन है एंड डीकम्पोजिशन है, डीकम्पोजिशन। तो इन सारी प्रोसेसेस में ऑक्सीजन का इस्तेमाल हुआ। इस्तेमाल तो हो गया, देखो किसमें किसमें, रेस्पिरेशन, कंबशन, रस्टिंग, डिकम्पोजिशन। लेकिन हमें वो ऑक्सीजन वापस भी देना है एटमॉस्फेयर को, तो कैसे दोगे? सिर्फ एक ही प्रोसेस है, फोटोसिंथेसिस। ऑक्सीजन इज रिटर्न टू द एटमॉस्फेयर इन ओनली वन मेजर प्रोसेस, दैट इज फोटोसिंथेसिस। इसलिए हम बोलते हैं झाड़े लावा, झाड़े जगवा। क्यों? बिकॉज प्लांट्स काटोगे तो ऑक्सीजन वापस नहीं जाने वाला है। आप ऑक्सीजन यूज कर रहे हो, ले रहे हो, लेकिन वापस कौन देगा? वापस तो प्लांट्स ही देने वाले हैं ना। तो अगर तुम फॉरेस्ट काट रहे हो, जंगल काट रहे हो, प्लांट्स को खत्म कर रहे हो, तो ऑक्सीजन वापस नहीं जाएगा, खत्म होते जाएगा। आर यू अंडरस्टैंडिंग? तो एक ही प्रोसेस है फोटोसिंथेसिस, जिसके कारण ऑक्सीजन रिटर्न जाता है। समझ में आ गई बात? मजा आ गया? चलो, तो ये डेफिनेशन है आपकी ऑक्सीजन साइकिल की। द सर्कुलेशन एंड रिसाइकलिंग ऑफ ऑक्सीजन विद इन द बायोस्फीयर, इट इज कॉल्ड एज ऑक्सीजन साइकिल। बायोस्फीयर समझते हो, बायोटिक एंड एबायोटिक फैक्टर्स को मिला करके बनता है बायोस्फीयर। लिथोस्फीयर, एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फीयर, सब आपके बायोस्फीयर का पार्ट है, ठीक है। चलो, फिर लास्ट आती है नाइट्रोजन साइकिल। इसी के साथ अपना चैप्टर भी समाप्त हो जाएगा। अपने हवा में 78% नाइट्रोजन प्रेजेंट है, N2 के फॉर्म में प्रेजेंट है। एज कंपेयर टू अदर एलिमेंट, नाइट्रोजन इज इनएक्टिव एंड डज नॉट इजीली कंबाइन विद अदर एलिमेंट्स। नाइट्रोजन बेचारा बहुत शांत है, इजीली किसी भी एलिमेंट के साथ कंबाइन नहीं करता, काफी ज्यादा अनरिएक्टिव, इनएक्टिव है, शांत है, ठीक है। चलो, नाइट्रोजन, एक बात समझ में आ गई, इजीली दूसरे कंपाउंड्स के साथ कंबाइन नहीं करता, इनएक्टिव है। नाइट्रोजन कहां कहां पर है? इट इज वन ऑफ द एसेंशियल कंस्टिट्यूएंट ऑफ प्रोटीन्स। हमारे शरीर में जो प्रोटीन है उसमें नाइट्रोजन होता है,
काफी सारा होता है। फिर जो न्यूक्लिक एसिड डीएनए आरएनए है अपने शरीर में, उनके अंदर भी काफी सारा नाइट्रोजन होता है। तो नाइट्रोजन जरूरी तो है, लेकिन आपको एक बात बताऊं, हवा में जो नाइट्रोजन है उसको डायरेक्टली एब्जॉर्ब नहीं किया जा सकता। जैसे ये देखो, द एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन मतलब क्या, N2, इट कैनॉट बी टेकन डायरेक्टली बाय प्लांट एंड एनिमल। हवा में 78% नाइट्रोजन है, लेकिन जब भी मैं ब्रीथ करता हूं, क्या नाइट्रोजन मेरे अंदर जाता है? क्या मैं उसको एब्जॉर्ब कर पाता हूं? नहीं कर पाता। मैं सिर्फ ऑक्सीजन को ले पाता हूं, लेकिन जब वापस छोड़ूंगा सारा का सारा नाइट्रोजन वापस आ जाता है बाहर। नाइट्रोजन को डायरेक्टली एब्जॉर्ब हवा से नहीं किया जा सकता, प्लांट और एनिमल डायरेक्टली नहीं ले सकते। तो हमें एक प्रोसेस करनी पड़ती है, नाइट्रोजन फिक्सेशन। क्या होता है नाइट्रोजन फिक्सेशन, आइए बताते हैं। ठीक है, तो हमें क्या करना है, वी हैव टू ट्रैप दिस एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन। हवा में जो नाइट्रोजन है उसको हमें पकड़ना है, ट्रैप करना है, एंड उसको हमें सॉइल के अंदर लेके आना है। वी हैव टू ब्रिंग इट इन द सॉइल। इस प्रोसेस को नाइट्रोजन फिक्सेशन कहा जाता है। कैसे करेंगे, चलो आ जाओ। नाइट्रोजन फिक्सेशन करने के 3 तरीके हैं। एक हो गया एटमॉस्फेरिक प्रोसेस, एक होती है इंडस्ट्रियल प्रोसेस, और एक होती है बायोलॉजिकल प्रोसेस। फटाफट आपको बता दूंगा। अब आपके टेक्स्ट बुक में इतना डिटेल में नहीं दिया हुआ है, लेकिन मेरे को खुजली है तो मैं बताऊंगा। एटमॉस्फेरिक प्रोसेस में क्या होता है मुझे बताओ। जब बिजली कड़कती है ड्यूरिंग लाइटनिंग, हवा में जो नाइट्रोजन है और ऑक्सीजन है ये आपस में कंबाइन होते हैं बिकॉज ऑफ लाइटनिंग, बिकॉज ऑफ द एनर्जी गिवन बाय द लाइटनिंग। N2 and O2 हवा में कंबाइन होकर अलग अलग प्रकार के ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन बनते हैं। NO2, NO, इस प्रकार से ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन। N2O आपको लिख के बताता हूं, NO2 होता है, NO होता है, N2O होता है। ये अलग अलग ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन है, ये बनते हैं। और ये ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन आगे जाकर मुझे बताओ, बादल भी होंगे, बादल होंगे, बादल में पानी होगा, वाटर वेपर होगा। ठीक है, तो ये ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन अब किसके साथ रिएक्ट करेंगे, वाटर के साथ रिएक्ट करेंगे, जो बादल में प्रेजेंट है, वेपर के फॉर्म में प्रेजेंट है। ठीक है, एंड क्या बन जाएगा, नाइट्रिक एसिड, HNO3 बन जाएगा, नाइट्रिक एसिड। और फिर ये नाइट्रिक एसिड बारिश के पानी के साथ बरसेगा नीचे, और अपने सॉइल के अंदर नाइट्रेट आ जाएगा, HNO3 उसके अंदर आपको दिख रहा है। अच्छा रुको, अब ये जो एसिड है नाइट्रिक एसिड बारिश के साथ सॉइल के अंदर आ गया, और ये एसिड अब सॉइल के अंदर अल्कली, अल्कली मतलब क्या, एक प्रकार का बेस। एसिड और बेस रिएक्शन होगा, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होगा, एंड आपके सॉइल के अंदर आपको नाइट्राइट्स एंड नाइट्रेट मिलते हैं। ठीक है, अलग अलग कंपाउंड्स मिलते हैं, नाइट्राइट्स एंड नाइट्रेट्स। NO2 जो है ना, देखो यहां पे लिख देता हूं, जो NO2 होता है उसको नाइट्राइट, जैसे मैंने लिखा NaNO2, तो इसको कहेंगे सोडियम नाइट्राइट, या फिर मैंने लिखा KNO2, तो इसको कहेंगे पोटेशियम नाइट्राइट। तो जो NO2 है इसको हम नाइट्राइट कहते हैं। आर यू अंडरस्टैंडिंग? और जो NO3 है, जैसे अब मैंने लिखा NaNO3, तो ये क्या है, सोडियम नाइट्रेट। मैंने लिखा KNO3, तो ये क्या है, पोटेशियम नाइट्रेट। तो NO3 को क्या कहा जाता है, नाइट्रेट। तो ये पूरे प्रोसेस में क्या हुआ, बिजली कड़क रही थी, नाइट्रोजन ऑक्सीजन कंबाइन हुए, ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन बने, पानी के साथ कंबाइन हुए, फिर नाइट्रिक एसिड बना, बारिश के साथ वो बरसा, फिर नाइट्रिक एसिड ने बेस के साथ रिएक्ट किया, एंड नाइट्राइट एंड नाइट्रेट आपके सॉइल के अंदर आ गए। तो ये हो गया आपका एटमॉस्फेरिक प्रोसेस। फिर इंडस्ट्रियल प्रोसेस में क्या होता है, इंडस्ट्री के अंदर जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन है उसको ये लोग अलग अलग प्रकार के रिएक्शन करते हैं इंडस्ट्री में, और कन्वर्ट करते हैं इनटू नाइट्रेट्स, और बाद में उससे वो लोग फर्टिलाइजर बनाते हैं। फिर वही फर्टिलाइजर, इसमें क्या रहता है फर्टिलाइजर्स में, फर्टिलाइजर्स के अंदर भी पोटेशियम नाइट्रेट, फिर कैल्शियम नाइट्रेट, मैग्नीशियम नाइट्रेट, ये सारी चीजें होती हैं फर्टिलाइजर के अंदर। तो नाइट्रेट्स एंड नाइट्राइट्स फर्टिलाइजर से भी सॉइल के अंदर दिया जा सकता है, बराबर। और बायोलॉजिकल प्रोसेस क्या होती है, एक बैक्टीरिया है राइजोबियम, और ये राइजोबियम, ठीक है, एक बैक्टीरिया है ये कहां पर रहता है, इन द रूट नोड्यूल ऑफ लेग्यूमिनस प्लांट। लेग्यूमिनस प्लांट में जैसे जिनको हम लेग्यूम्स कहते हैं, ठीक है, जो अलग अलग प्रकार की दाल वगैरह होती है ना, पल्सेस दाल, उसको लेग्यूम्स कहते हैं। जो दाल वगैरह अपन खाते हैं, मूंग दाल, चना दाल, तूर दाल, तो वो जो प्लांट्स हैं दे आर कॉल्ड लेग्यूम्स, लेग्यूमिनस प्लांट्स। तो उनके जो रूट होते हैं ना,
रूट में इस तरीके से आपको छोटे छोटे, आपको दिख रहा है, छोटी छोटी गांठ बनी हुई है या फिर छोटे बलून लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है आपको, ठीक है, राउंड स्ट्रक्चर दिख रहा है, इनको हम कहते हैं नोड्यूल्स। और इसके अंदर ये बैक्टीरिया बैठा होता है, रूट नोड्यूल्स के अंदर। क्या करता है ये बैक्टीरिया? चलो, ये बैक्टीरिया कहां पर बैठा है? देखो, रूट के नोड्यूल्स के अंदर बैठा है, और ये बैक्टीरिया हवा से नाइट्रोजन को ट्रैप करता है। यस, उसके अंदर ये रिएक्शंस होते हैं। द राइजोबियम बैक्टीरिया कैन फिक्स नाइट्रोजन फ्रॉम द एटमॉस्फेयर, हवा के नाइट्रोजन को ट्रैप करता है और कन्वर्ट करता है इनटू नाइट्रेट्स, नाइट्राइट्स एंड नाइट्रेट्स, एंड बाद में ये नाइट्रेट्स अपने प्लांट एब्जॉर्ब कर पाएंगे, ठीक है। इसको हम कहते हैं बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन। सो दिस नाइट्राइट्स एंड नाइट्रेट्स दे आर टेकन अप बाय द प्लांट्स, प्लांट एब्जॉर्ब करेंगे, प्लांट उसमें से प्रोटीन्स बनाएंगे, ठीक है, एंड दे आर कन्वर्टेड इनटू प्रोटीन्स। फिर वो प्रोटीन कौन खाएगा? एनिमल खाएंगे, हर्बीवोर्स। तो अब ये नाइट्रोजन किसके अंदर चला गया? हमारे एनिमल्स के अंदर आ गया, इस तरीके से, ठीक है। हर्बीवोर्स कार्निवोर को खाएंगे, सॉरी, हर्बीवोर्स आर ईटन बाय कार्निवोर, कार्निवोर हर्बीवोर को खाएंगे। फिर व्हेन प्लांट्स एंड एनिमल डाई, चलो प्रोसेस समझ में आ गए ना आपको। तो अब इसके आगे इसकी डेथ होगी, और डेथ के बाद उसका डीकंपोजिशन होगा, ठीक है। तो अब आगे की प्रोसेस बता रहा हूं, यहां तक की बात समझ में आ गई। जो नाइट्रेट, नाइट्राइट एंड नाइट्रेट सॉइल में थे, वो प्लांट ने लिए, प्लांट ने प्रोटीन बनाए, फिर हर्बीवोर्स ने उसको खाया, फिर कार्निवोर्स ने हर्बीवोर को खाया, फिर कार्निवोर के मरने के बाद जब प्लांट और एनिमल मर गए तो देयर डेड बॉडीज आर डिकम्पोज्ड, एंड शरीर के अंदर के जो प्रोटीन्स हैं उनको हम कन्वर्ट करते हैं इनटू अमोनिया। ध्यान से सुनना, द बॉडी प्रोटीन्स आर ब्रोकन डाउन इनटू अमोनिया। इस प्रोसेस को हम अमोनिफिकेशन कहते हैं, आपके टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है अमोनिफिकेशन। शरीर के अंदर जो प्रोटीन है इनको ब्रेक करके अमोनिया बनता है। अमोनिया क्या होता है? NH3। फिर ये अमोनिया को कन्वर्ट किया जाएगा। चलो अभी ध्यान से सुनना, अब सॉइल के अंदर नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं जो अमोनिया को कन्वर्ट करते हैं इनटू नाइट्राइट NO2, और बाद में नाइट्राइट से नाइट्रेट बनाते हैं NO3। ये कौन कर रहा है? नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया। फिर इसके बाद एक और होते हैं, इस प्रोसेस को नाइट्रिफिकेशन कहते हैं। ध्यान से सुनना, पहले क्या हुआ? अमोनिफिकेशन, अमोनिफिकेशन, अमोनिया बना, फिर उस अमोनिया का हमने नाइट्रेट बनाया, बैक्टीरिया ने, नाइट्रिफिकेशन, ठीक है, ये हो गया नाइट्रिफिकेशन। और सॉइल के अंदर एक और प्रकार के डीनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं। तो ये डीनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया क्या करते हैं? इस NO3 को ब्रेक करके नाइट्रोजन बनाते हैं N2, और उसको रिलीज कर देते हैं इनटू द एटमॉस्फेयर, इस तरीके से। इसको कहते हैं डीनाइट्रिफिकेशन। तो जस्ट एक रिकैप देने के लिए देखो, ये अपनी डेफिनेशन हो गई नाइट्रोजन साइकिल की। अब आपको मैं सिर्फ इसका एक बेसिक बता देता हूं कि पहले तो आपने एक ब्लैंक स्लाइड ले लेते हैं, पहले आपने नाइट्रोजन फिक्सेशन किया। नाइट्रोजन को आप डायरेक्टली ले नहीं सकते, तो आपने उसका क्या किया? नाइट्रोजन फिक्सेशन। और उसमें अलग अलग प्रोसेस थी, जैसे एटमॉस्फेरिक प्रोसेस हो गई, इंडस्ट्रियल प्रोसेस हो गई, एंड बायोलॉजिकल प्रोसेस हो गई, बायोलॉजिकल। चलो, नाइट्रोजन फिक्स हो गया। उसके बाद प्लांट ने उस नाइट्रोजन का इस्तेमाल करके, नाइट्रेट्स का इस्तेमाल करके प्रोटीन बनाया, फिर वो प्रोटीन हर्बीवोर में गया, वहां से वो कार्निवोर में गया, और लास्ट में जब एनिमल और प्लांट मर जाएंगे तो मरने के बाद क्या हुआ? अमोनिफिकेशन। अमोनिफिकेशन में क्या हुआ? जो शरीर के अंदर के प्रोटीन्स थे, प्रोटीन्स वो ब्रेक होकर क्या बन गए? अमोनिया, अमोनिया, ठीक है। ये किसने किया? डिकम्पोजर्स ने किया। फिर उसके बाद आता है नाइट्रिफिकेशन, नाइट्रिफिकेशन, ठीक है। तो ये जो अमोनिया है, अमोनिया, उसको कन्वर्ट करेंगे इनटू पहले नाइट्रेट एंड बाद में नाइट्राइट एंड बाद में नाइट्रेट NO3, पहले NO2 बाद में NO3, नाइट्राइट फिर नाइट्रेट। ये हो गया नाइट्रिफिकेशन। कौन करता है? नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया। एंड फिर लास्ट स्टेप आता है डीनाइट्रिफिकेशन,
नाइट्रिफिकेशन। ठीक है, तो जैसे जो नाइट्रेट था उसको हमने कन्वर्ट किया इनटू फ्री नाइट्रोजन, मतलब फ्री N2। ये कौन करता है? डीनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया। तो ये 4 स्टेप आपको नाइट्रोजन साइकिल में याद करने हैं। इजी है, लिख लेना इसको इसी तरीके से, आपका आराम से लर्न हो जाएगा। ठीक है, एंड डेफिनेशन, द सर्कुलेशन एंड रिसाइकलिंग ऑफ नाइट्रोजन गैस इनटू द form of different compounds through various biotic and abiotic processes in nature, it is called as nitrogen cycle। बस सर्कुलेशन हो रहा है, रिसाइकलिंग हो रहा है नाइट्रोजन का, अलग अलग कंपाउंड्स बन रहे हैं थ्रू वेरियस प्रोसेसेस ऑफ बायोटिक एंड एबायोटिक प्रोसेसेस। एबायोटिक एंड बायोटिक प्रोसेसेस हो रही है, मतलब बायोटिक मतलब लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर, और एबायोटिक मतलब जो एटमॉस्फेरिक प्रोसेस था उसको एबायोटिक कह सकते हैं ना। जो इंडस्ट्रियल प्रोसेस है वो भी एबायोटिक है। तो इस तरीके से अलग अलग कंपाउंड्स बन रहे हैं थ्रू बायोटिक एंड एबायोटिक प्रोसेस, एंड दिस इज कॉल्ड एज नाइट्रोजन साइकिल। बस इसी के साथ ये चैप्टर होता है समाप्त। इसका आप लोग क्या कर लेना, एक्सरसाइज अच्छे से गो थ्रू कर लेना। कोई डाउट आए या कुछ नहीं समझ में आए तो मुझे कमेंट में बता देना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। बाय बाय, जय हिंद, जय महाराष्ट्र।